हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवन स्टूडेंट में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 के धातु एवं अधातु के एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन आंसर के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में एनसीईआरटी के सभी प्रश्नोत्तर को इसमें सॉल्व किया गया है और बहुत ही सरलतापूर्वक इसको समझाया गया है। और साथ ही साथ हम इसमें आपको इस पूरे प्रश्न को याद कराते चलेंगे। तो यदि आप हमारे इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो जाके हमारे चैनल पर इस वीडियो को अपलोड किया गया है, इसके आप जाकर वहां से देख सकते हैं। और देखकर आप इस क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे तो आपको मैं 100% गारंटी देता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से सेशन का। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट वाला, यहाँ पे बोला जा रहा है कि धातु, ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, ऐसी धातु का उदाहरण देना है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। अब यदि आप धातु और अधातु के बारे में पढ़े होंगे तो आपको वहाँ पे बताया गया होगा कि जो ऐसी धातु होती है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है उसको बोलते हैं हम लोग मरकरी। वो क्या होता है? मरकरी। उसको पारद भी बोला जाता है और इसका जो प्रतीक होता है इसको Hg से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि यहाँ पे जो ऐसी धातु का बताइए हमको जो कि चाकू से काटा जा सकता है, वो भी आसानी से उसको काट सकते हैं। तो ऐसी धातु बताइए जो कि चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो यहाँ पे वो धातु तीन होती है जिसको हम लोग सोडियम, लिथियम और पोटेशियम बोलते हैं। सोडियम का प्रतीक Na होता है और लिथियम का प्रतीक Li होता है। और पोटेशियम के प्रतीक के बारे में बात करें तो इसका प्रतीक होता है K। तो इस तरीके से हमने दो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया। जो कि एक हमने देखा कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी ऐसी धातु होती है जो पाई जाती है, और चाकू से ऐसी कौन सी धातु होती है जिसको काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे बताया गया है कि उष्मा की सबसे अच्छी चालक क्या होती है ना, कोई उष्मा की सबसे अच्छी चालक क्या होती है। तो हमने क्या देखा कि उष्मा की जो अच्छी चालक होती है उसमें आपको सिल्वर मिल जाएगा जिसको कि Ag से दर्शाया जाता है, और इसमें कॉपर होता है जिसको Cu से दर्शाया जाता है। तो यदि हम जो तार लेने जाते हैं तो वहाँ पे हम जब जाते हैं तो सिल्वर काफ़ी महंगा होता है कॉपर की अपेक्षा। तो वहाँ पे हम जब जाते हैं तो कॉपर की तार मांगते हैं, बोलते हैं कि कॉपर की तार दीजिए। और ये जो कॉपर होता है ये भी बाकी जो तार होते हैं उससे काफ़ी महंगा होता है। ठीक है, तो यही इसका एक कारण है महंगा होने का कि एक अच्छी चालक होती है जिसके वजह से यही लोग यूज करते हैं, और ज़्यादा यूज होने की वजह से ये काफ़ी महंगा होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। ऐसी धातु बताइए जो कि उष्मा की कुचालक होती है। तो कुचालक का अर्थ यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं कि कुचालक उसे बोलते हैं जिसमें कि विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी दो धातुएं होती हैं जिसको हम लोग लेड पीबी बोलते हैं। ठीक है, जिसको लेड पीबी बोलते हैं। और एक होता है मरकरी जिसको हम लोग Hg बोलते हैं। तो ये दो ऐसी धातुएं हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुचालक होते हैं या विद्युत के कुचालक होते हैं, उष्मा के भी कुचालक होते हैं ना। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सभी क्वेश्चन याद हो गए होंगे। एक जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसे मरकरी बोलते हैं, और जो जिसे चाकू से काटा जा सकता है उसे सोडियम, लिथियम और पोटेशियम बोलते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है सिल्वर और कॉपर होती है। नेक्स्ट वाली जो क्वेश्चन यहाँ पे है चौथा वाला, इसमें उष्मा की कुचालक कौन होती है? तो लेड और मरकरी होती है। तो इस तरीके से हमने आपको चारों क्वेश्चन को याद करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करते चलिए। इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अघातवर्ध तथा तन्य का अर्थ बताइए। तो अघातवर्ध वो होते हैं जिससे कि हम लोग यदि हम लोग धातुओं को पीट कर उसको एक चादर की पतली चादर के रूप में निर्माण कर दिया जाए तो उसकी इस गुणधर्म को हम लोग अघातवर्धीयता बोलते हैं, या उसको अघातवर्धनीयता भी बोलते हैं। ठीक है, तो अघातवर्धनीयता वो होती है जैसे कि मान लीजिए ये धातु है, अब इसे पीट कर हमने क्या कर दिया, इस तरीके से एक पतली चादर के रूप में तैयार कर दिया, तो इसे हम बोलेंगे कि ये क्या है? अघातवर्धनीय है, ये अघातवर्धनीय है। अब इन अघातवर्धनीयतों में सबसे ज़्यादा जो अघातवर्धनीय होते हैं ये इसमें आ जाता है सोना और चांदी आ जाता है। इसमें क्या आ जाता है? सोना और चांदी आ जाता है। और हम बहुत से धातुओं को देखते हैं जैसे कि हम लोग लोहे की पतली चादर को देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बहुत पतली चादर को भी देखते हैं।
तो इसमें जो मुख्य अघातवर्धनीय धातु होती है वो सोडियम होता है और क्या होता है, चांदी होता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो यहाँ पे एक सीधा सा इसका अर्थ है कि जो सोडियम पोटेशियम होती है ये काफ़ी क्या होती है, क्रियाशील धातुएं होती हैं, अभिक्रियाशील धातुएं होती है। अभिक्रियाशील धातुएं से तात्पर्य है कि ऐसी धातुएं जो वायु और जल के संपर्क में आने से तुरंत क्रिया करती हैं, तुरंत अपना स्वरूप दिखा देती हैं कि वे कैसी हैं। तो इस तरीके से जब सोडियम और पोटेशियम को वायु के साथ रखा जाता है तो ये क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है। यह क्या कर लेती हैं, आग पकड़ लेती हैं। और ये ठंडे जल के साथ भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देती हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का अर्थ भी है कि जब ऊष्मा उत्सर्जित होता है, किसी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होता है और जिसमें ये हाइड्रोजन गैस जब इसमें से निकलता है तो ये प्रज्वलित हो जाती है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए आग को रोकने के लिए केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। यही इसका क्या है, मेन कारण है। तो यहाँ पे हम आपको याद कराते हैं कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो इसका सीधा सा आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबोकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो सोडियम और पोटेशियम होता है ये वायु से और जल से अभिक्रिया करता है, जिसके कारण तेज आग उत्पन्न हो जाता है, आकस्मिक आग पकड़ लेता है, जिसे रोकने के लिए इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला क्वेश्चन बताया गया है या दिया गया है, तो यहाँ पे इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखना है भाप के साथ आयरन का, भाप के साथ आयरन का। तो यहाँ पे इस अभिक्रिया के लिए हम लोग समीकरण क्या होता है, तो जैसे कि आयरन का तो आप लोग जानते हैं, कक्षा 9 से हम लोग कक्षा 8 से पढ़ते हैं कि आयरन को Fe इसका प्रतीक होता है। अब इसका भाप के साथ अभिक्रिया करवाना है तो भाप हो या जल हो, ठीक है, या पानी हो, सबका जो सूत्र होता है H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है ना। अब H2O यदि भाप रहेगा तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे G फॉर गैस, ठीक है। भाप रहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे G फॉर गैस। अब ये जो आयरन होता है ये हमेशा कैसा होता है, आप लोग भी जानते हैं कैसा होता है, ये सॉलिड होता है। तो इस तरीके से जब हम लोग आयरन का अभिक्रिया H2O से करवाएंगे, ठीक है, भाप से करवाएंगे, तो यहाँ पे जो भाप होता है, ठीक है, जब भाप से इसकी अभिक्रिया होती है तो यहाँ पे फेरस ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है या प्रदान की जाती है ना, या प्रदान करती है। तो यहाँ पे जब हम लोग क्या करेंगे, आयरन का अभिक्रिया किसी करवाएंगे, भाप के साथ करवाएंगे, तो यहाँ पे फेरस ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इस तरीके से इसको संतुलित किया गया है। तो संतुलित करने के लिए भी हमने एक वीडियो अलग से बना रखा है, आप जाकर उसे देख सकते हैं और आप सीख सकते हैं कई वीडियो में कि हाउ केमिकल इक्वेशन को कैसे संतुलित किया जाता है। नेक्स्ट वाले पे हम लोग चलते हैं। जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया करवाइए। तो जब कैल्शियम की अभिक्रिया जल के साथ होगी तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना। इसे क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि बुझा हुआ चूने का सूत्र बताइए। CaOH का होल ट्वाइस होता है, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ये एक क्षार होता है। नेक्स्ट वाले पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे जो पोटेशियम के साथ तेज ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पे पोटेशियम को K से प्रतीक इसका होता है और भाप का क्या होता है, ठीक है, भाप का क्या होता है या जल का क्या होता है, H2O होता है। तो यहाँ पे भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस और उसमें ऊर्जा निकलेगी। तो इस तरीके से हमने तीनों रिएक्शन के बारे में यहाँ पे डिटेल से देख लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसको आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि ABCD 4 धातुओं के नमूने को लेकर एक एक करके बिलियन में डुबोया या डाला गया, इसके बाद प्राप्त परिणाम को निम्नलिखित सारणीबद्ध कर दिया गया। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि जो ये A वाला है, ठीक है, आयरन सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होता है। इसके बाद कॉपर सल्फेट के साथ विस्थापन, मतलब कि जो A वाला अभिक्रिया है ये कॉपर सल्फेट से क्या होगा, अधिक अभिक्रियाशील होगा। ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होगा, तभी इसको क्या कर पाएगा, विस्थापित कर पाएगा। नेक्स्ट वाला जो यहाँ पे है जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है और यहाँ पे भी खाली चला जाता है ना, सिल्वर नाइट्रेट के बाद भी खाली चला जाता है। अब यहाँ पे जो B वाला है, ठीक है, ये क्या कर देता है, ये आयरन को विस्थापित कर देता है। मतलब कि ये आयरन से जो B है ये क्या कर देता है, ये इससे अधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिंक सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है। इसके बाद हम लोग C वाले पे चलते हैं।
तो सी वाला क्या है, इस आयरन सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है, कॉपर सल्फेट के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं होती, जिंक सल्फेट के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट के साथ एक अभिक्रिया होती है। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी में हमने आपको बताया था कि जो ऊपर वाली धातुएं होती है वो नीचे वाली धातुओं को विस्थापित कर देती हैं। यदि आप इसको नहीं देखे तो जाके इसको देख सकते हैं, हमने इसको डिटेल से बताया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो यहाँ पे जो बी वाला धातु होता है ये क्या कर रहा है, ये आयरन को विस्थापित कर रहा है, तो ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगी। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा कि बी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। नेक्स्ट वाले में हम लोग चलते हैं, धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो यदि धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो ये कॉपर सल्फेट को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। ABCD को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसके आंसर को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे जो बी है ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब उसको डाला जाता है, ठीक है, आयरन को डाला जाता है, तो इसका क्या होता है, रंग नीला जो उसका रंग होता है वो गायब हो जाता है तथा ये ललिमा युक्त भूरे रंग का हो जाता है, जैसा कि कॉपर पे चढ़ जाता है इसका। फिर अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में तो सबसे जो अधिक अभिक्रियाशील होगा बी वाला होगा, फिर इससे क्या होगा ए वाला, फिर सी वाला, उसके बाद लास्ट वाला डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चौथे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो चौथा वाला क्वेश्चन दिया गया है इसमें ये पूछा है कि अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाए तो कौन सी गैस निकलती है ना। तो कोई भी धातु होगी उसको यदि अम्ल में डाला जाएगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है, ऐसा हमने आपको बताया था। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो एक क्वेश्चन तो हमारा हो गया कि यदि कोई भी धातु होगा उसका अभिक्रिया यदि हम लोग HCl से करवाएंगे तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है, हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब क्यों निकलती है, तो ये जो धातुएं होती है वो हमेशा हाइड्रोजन को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। अब ये जो धातुएं होती है हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होती हैं। अब यहाँ पे हमको एक अभिक्रिया भी बताने के लिए बोला है कि आयरन की अभिक्रिया H2SO4 से करवाइए, तनु H2SO4 से। तनु H2SO4 से मतलब ये है कि उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी और H2SO4 की मात्रा क्या होगी, कम होगी। अब इसकी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पे जो आयरन है ये हाइड्रोजन से क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये इसको अपने इसके विलयन से विस्थापित कर देगा और FeSO4 बना लेगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। इस तरीके से यहाँ पे फेरस सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या होता है, पूर्ण रूप से ये पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे जो पांचवा वाला क्वेश्चन पूछा है कि जिंक की आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो जब हम लोग जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो इसका रंग धीरे धीरे जो हरा रंग होता है ये मलिन हो जाता है। ठीक है, और जो विलयन होता है वो रंगहीन हो जाता है जिंक, और ये जिंक सल्फेट बना लेता है। तो यहाँ पे जब अभिक्रिया होता है तो ये जिंक सल्फेट जो होता है ये आयरन से क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है। जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती है कम अभिक्रियाशील वाली धातुओं को उसकी यौगिक से क्या कर देती हैं, उसको विस्थापित कर देती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो Zn है ये आयरन को विस्थापित करके उसको अलग कर दिया और अपने क्या बना लिया, ZnSO4 बना लिया, जो कि क्या है, एक रंगहीन है। तो इस तरीके से पांचवा वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या होता है, पूरा होता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे सोडियम, ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का अर्थ ये होता है जैसे कि कोई धातु है वो कितना प्लस चार्ज दे रही है और कितना माइनस चार्ज दे रही है, और ये प्लस चार्ज दे रही है तो कैसे चार्ज दे रही है, और माइनस दे रही है तो किस तरीके से दे रही है। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको करना होगा। तो जैसे कि हम लोग सोडियम का देखेंगे तो 2 8 1 होता है, तो इसकी जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वे कितना होता है, 1 होता है। तो जो 1 होता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना दान कर देता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आता है, प्लस चार्ज आता है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है उसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है और इसकी अष्टक पूरा होने में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब किसी से उधार लेता है तो इसका कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर कितना, -2 चार्ज होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं मैग्नीशियम जो होता है इसके जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितना होता है, 2 होता है, और ये जो चार्ज देता है +2 चार्ज देता है। तो इस तरीके से हम जब
इलेक्ट्रॉन बिंदु जब संरचना द्वारा N2O की जब रचना करेंगे तो नाइट्रोजन, इसमें सोडियम आप देख सकते हैं, इसमें सोडियम कितना है, 2 है। तो इस तरीके से हमने सोडियम को कितना ले लिया, 2 ले लिया। और इन पे प्लस चार्ज कितना आएगा, तो अभी हमने बताया कि सोडियम पर 1 प्लस चार्ज आता है। तो इस तरीके से इसको एक डॉट से दिखा देते हैं ना, इसको एक डॉट से दिखा देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन पे कितना है, तो ऑक्सीजन पे 6 है, तो यहाँ पे 6 ले लेते हैं, 6 हो गया, ठीक है। अब ये जो दोनों होते हैं ये ऑक्सीजन को एक एक करके क्या कर देते हैं कि आप ले लीजिए हमसे, ये बोलता है आप लीजिए हमसे, दोनों देकर इसका अष्टक पूर्ण करवा देते हैं। इस तरीके से जो बनता है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। Na+ और O कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। इस तरीके से Na2 का निर्माण हो जाता है, Na2O का निर्माण हो जाता है। इसी तरीके से सेम मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी निर्माण होता है, लेकिन मैग्नीशियम जो होता है 2 देता है और इसको 2 की ज़रूरत होती है, तो ये दोनों दे देता है। इस तरीके से MgO का निर्माण होता है ना। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आया तो जाके वीडियो को पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे जो आयनिक यौगिक होते हैं इसका गलनांक क्यों उच्च होता है, तो इसमें एक अंतर आयनिक बल होता है जो कि आकर्षण बल होता है, जिसको तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसके गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। इसके गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। इसका साधारण आंसर हो जाएगा कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उसमें उनके आयनों के बीच, जैसे कि आयनिक यौगिक होते हैं जो आयनों से बने होते हैं, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज से। अब इन दोनों आयनों के बीच बहुत अधिक क्या होता है, अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है। अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है जिसे तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इसकी गलनांक उच्च होता है। इसकी गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। इस तरीके से हम खनिज देखेंगे, खनिज की परिभाषा क्या है और अयस्क और गंग की परिभाषा क्या क्या होती है। तो यहाँ पे जो खनिज होते हैं, तो खनिज उसे कहते हैं जो भूपर्पटी पर पाए जाते हैं जिसमें कि कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। उसे भूपर्पटी पर जो भी धातु पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। अब यदि इन धातुओं को, ठीक है, निकालना लाभकारी होता है और इनसे साधारण रूप से इसको अलग करा जा सकता है और आर्थिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसको हम लोग अयस्क बोलते हैं। और गैंग का मतलब कि जब उसमें कुछ अशुद्धियाँ जैसे कि बालू, रेत, कंकड़, मिट्टी ये सब होते हैं तो इसे हम लोग गैंग बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो देखिए ये जो खनिज होते हैं, मिनरल्स जिसको बोलते हैं हम लोग, धातुओं के वे तत्व या यौगिक जो भूपर्पटी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जिनके कुछ पदार्थ जैसे कि मृदा, रेत, चूना, पत्थर मिले होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग अयस्क देखते हैं जिसको ओरी बोलते हैं। जिस खनिज से धातु कम खर्चे पर आसानी से प्राप्त की जा सकती है ना, कम खर्चे पर आसानी से प्राप्त की जा सकती है, उसे क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग गैंग देखते हैं। तो गैंग जो होते हैं वे पृथ्वी से जब खनिज निकाले जाते हैं, अयस्क निकाले जाते हैं, जो अयस्क होते हैं उनमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गैंग बोलते हैं, जो कि मिट्टी, रेत, कंकड़, पत्थर इन सभी के रूप में होती है। जो सेकेंड वाला प्रश्न है, यहाँ पे 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो सोना और प्लेटिनम ऐसी धातुएं होती हैं जो कि क्या होती हैं, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। सोना और प्लेटिनम ऐसी धातुएं होती है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, थर्ड वाले की तरफ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस प्रक्रम का उपयोग किया जा सकता है ना, धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस प्रक्रम का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक तो है अपचयन, जिसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। अपचयन प्रक्रम के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो कार्बन के अलावा अत्यधिक अक्रियाशील जो धातुएं होती है, अभिक्रियाशील जो धातुएं होती है, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, अपचायक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि वो धातुएं निकाला जा सकता है। जैसे कि हम लोग को मैग्नीशियम ऑक्साइड से हम लोग को क्या निकालना है, मैग्नीशियम को निकालना है। तो इससे जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती है, जैसे कि एल्युमिनियम हम लोग ले लेते हैं, तो एल्युमिनियम जो होता है ये मैग्नीशियम को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। इस तरीके से हमको धातु प्राप्त हो जाती है। तो अपचयन के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं उसके ऑक्साइड से, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं आप लोग, MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको एल्युमिनियम के द्वारा हम लोग मैग्नीज को अलग कर दे रहे हैं। इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है
जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर सल्फेट के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया जाता है ना, निम्न धातुओं के साथ गर्म किया जाता है, जैसे कि जिंक ऑक्साइड के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ और कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म किया जा सकता है। तो इसमें हम लोग को बताना है कौन कौन सा गर्म हो सकता है। तो जिंक ऑक्साइड के साथ इसको जो है नहीं गर्म करा जा सकता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ इसको गर्म करा जा सकता है। कॉपर के साथ इसको नहीं गर्म करा जा सकता है ना। तो यहाँ पे जो है ठीक है नहीं होता है, यहाँ पे भी अभिक्रिया नहीं होती, यहाँ पे भी नहीं होती है, हाँ 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 नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती है वो उसके जो कम अभिक्रियाशील वाले धातुएं होती है उसके विलयन से उसको क्या कर देती है, विस्थापित कर देती हैं। यही कारण है कि जो जिंक होता है वो जिंक को साथ अभिक्रिया नहीं होती है। और मैग्नीशियम क्या होता है, तो ये मैग्नीशियम जो होता है ठीक है, मैग्नीशियम तो इसके साथ भी अभिक्रिया होती है, कॉपर सल्फेट के साथ नहीं होती है। इस तरीके से हमने देखा कि जो अधिक अभिक्रियाशील वाली धातुएं होती है कम अभिक्रियाशील वाले धातुओं को उसके विलयन से अलग कर देती हैं, यही इसका मेन रीजन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है, कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है। तो यहाँ पे जो सिल्वर होता है Ag, जो सोना होता है Au और जो प्लेटिनम होता है Pt, इसको जो होता है ये वायुमंडल में जो गैस होती है ये अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसलिए ये संचारित नहीं होता है। जो वायुमंडल में जो गैस होती हैं इनसे ये अभिक्रिया नहीं करती है, जैसे कि Ag हो गया, Au हो गया और Pt हो गया, ये सब अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसलिए ये क्या संचारित नहीं होती है। ये सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे पाई जाती हैं। मिश्र धातु क्या होती हैं, तो जब दो या दो से अधिक धातु या तो एक धातु एक अधातु का समांगी मिश्रण मिल जाता है तो उसे मिश्र धातु बोलते हैं। जैसे कि कॉपर और SN और कॉपर और आयरन, तो कॉपर और आयरन मिलता है तो स्टील बनता है, ठीक है। इस तरीके से जो कांसा होता है ना, कांसा, कॉपर और SN मिलके क्या बना रहता है, कांसा। तो इस तरीके से मिश्र धातु वे होते हैं जब दो या दो से अधिक धातु या तो एक धातु एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु बोलते हैं। तो ये मिश्र धातु की परिभाषा हो गई। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ पर निम्न में से कौन युगल विस्थापन को प्रदर्शित करता है ना। युगल विस्थापन मतलब कि जो अधिक अभिक्रियाशील वाला यौगिक होगा वो कम अभिक्रियाशील वाले यौगिक को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसा कि यहाँ पे सोडियम दिया गया है और यहाँ पे कॉपर दिया गया है ना। तो कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है कि सोडियम है, तो सोडियम है, सोडियम का यौगिक है, कॉपर अकेले है, तो कॉपर इसको विस्थापित नहीं कर सकता है क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील है। कॉपर क्या है, कम अभिक्रियाशील है। यदि हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि Na था और CuSO4 था, CuSO4 था, तो ये जो सोडियम होता है ये कॉपर को विस्थापित कर देता है क्योंकि सोडियम जो है ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पे जो कॉपर इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो इस तरीके से ये जो अभिक्रिया होगा फर्स्ट वाला ये क्या होगा, ये गलत होगा ना, ये क्या होगा, गलत होगा। अब MgCl2 दिया है एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे जो Mg होता है ये एल्यूमिनियम से क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है। या Mg से अधिक अभिक्रियाशील होता है कौन, एल्यूमिनियम से अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है, Mg होता है। तो ये क्या कर पाएगा, इसको भी विस्थापित नहीं कर पाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं आयरन जो होता है ये सिल्वर, तो सिल्वर Ag होता है, ठीक है। और MgCl आयरन है ना, FeSO4, ठीक है, FeSO4, तो ये भी इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा क्योंकि ये जो होता है ये किसी कम अभिक्रिया आयरन से कम अभिक्रियाशील होता है। Ag जो होता है ये आयरन से कम अभिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट वाले पे हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे जो AgNO3 है इसी कॉपर को धातु को क्या कर देगा, अलग कर देगा क्योंकि ये Ag से अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर। तो यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन वाला है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि लगाई जाती है। तो लोहे से बचाने के लिए जो ये सभी होते हैं, ग्रीज, पेंट, जिंक की परत, ये सभी लगाए जा सकते हैं ना लोहे के फैन पर या लोहे पर। लेकिन यहाँ पे फ्राइंग फैन की बात कर रहा है। फ्राइंग मतलब कि कोई जल रहा है, मतलब कि कोई गर्म फैन है ना। तो गर्म फैन के साथ जब ये ग्रीज और पेंट लगाते हैं तो ये क्या कर लेता है, और इस तरीके से ये कार्बन बन जाता है, मतलब कि ख़राब हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है ना, ख़राब हो जाता है, इसलिए इसको नहीं लगाते हैं। तो ये जो होता है जिंक की परत,
इसकी परत चढ़ाकर हम लोग क्या करते हैं, इसको जंग से बचाते हैं। फ्राइंग पैन को जिंक की परत चढ़ाकर फैन को बचाते हैं। इस तरीके से हम आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं आपको इतना सब समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जो कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, ये यौगिक जल में विलेय तत्व कौन सा हो सकता है ना। तो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो कैल्शियम जो होता है ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। तो इस तरीके से जो इसका आंसर हो जाएगा ये कैल्शियम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हमसे कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों होता है। तो ये मतलब कि जो जिंक होता है, ठीक है, टिन की अपेक्षा क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है, ये जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए टिन की हम लोग जिंक की परत नहीं चढ़ाते हैं, हम लोग किसकी परत चढ़ाते हैं, टिन की परत चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन आपको दिया गया, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, ये तो गलत हो जाएगा। और टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक, ये भी गलत हो जाएगा। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ये वाला राइट हो जाएगा ना, ये वाला थर्ड वाला राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको ये हथौड़ा, बैटरी और तार स्विच दिया गया है, इससे आप लोग क्या पता लगाएंगे। इनका उपयोग करके धातु व धातु नमूनों के बीच विभेद कैसे पता कर पाएंगे। तो यदि आपको हथौड़ा दिया जाएगा, यदि आप धातु को पीटेंगे तो यदि वो पतली चादर के रूप में निर्माण हो रहा है तो वो धातु होगी, यदि वो अधातु होगी तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगी। इस तरीके से आप धातु और अधातु के बारे में पता कर सकते हैं। अब विद्युत परिपथ के द्वारा हम इसे पता कर सकते हैं कि यदि धातु है तो उसमें विद्युत क्या होगा, प्रवाहित होगा, ठीक है, विद्युत प्रवाहित होगा। और यदि वो अधातु है तो उसमें बल्ब नहीं जलेगा, उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि धातु और अधातु में विभेदन इन परिणामों की क्या उपयोगिता है, आकलन कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग परीक्षण करते हैं, यहाँ पे बैटरी लगाएं, यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे धातु हो गया, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे धातु हो गया। तो यहाँ पे हम लोग इसको जब करते हैं तो यहाँ पे जब जांच के लिए धातु का टुकड़ा यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे धातु का टुकड़ा है, जब कराते हैं तो यहाँ पे बल्ब जलता है, धातु रहता है। तो यदि हम यहाँ पे अधातु लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा देते हैं, अधातु लगा देते हैं, तो ये बल्ब नहीं जलता है। इस तरीके से हम लोग इसका परिणाम निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। तो ऐसा धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से विक्रिया करता हो उसे उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं, जिससे क्या होता है, लवण और जल प्रदान होते हैं ना। उभयधर्मी ऑक्साइड उसे बोलते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों से विक्रिया करता है, जैसे कि HCl से अभिक्रिया करेगा और NaOH से भी अभिक्रिया करेगा, NaOH से भी अभिक्रिया करेगा। जो इन दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसका उदाहरण दिया गया है, L2O3 दिया है और ZnO दिया है। अब यहाँ पे 7वां क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है, ये हमसे पूछ रहा है कि दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी, दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो जैसे कि आप मैग्नीशियम और कैल्शियम ले लेंगे तो इसमें से ये जो होती हैं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी, जबकि कॉपर और आप Ag ले लेंगे तो ऐसा ये नहीं कर पाएंगी, ये इसको विस्थापित नहीं कर पाएंगी। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है इससे मैग्नीशियम और कैल्शियम अधिक अभिक्रियाशील होता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होता है और कॉपर और Ag हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होता है। ये सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे पाए जाते हैं, ये इसका मेन रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। किसी धातु यम के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में आप एनोड कैथोड विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे। तो धातु विद्युत अपघटनीय जो यहाँ पे परिष्करण था, इसके लिए हम अशुद्ध धातु को एनोड मानेंगे और जो शुद्ध धातु की पतली परत होती है उसे कैथोड मानेंगे, और विद्युत अपघट्य जिसमें यम धातु अम्लीकृत लवण विलयन होता है। इस तरीके से हम लोग 9th वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो ये क्या होता है, प्रत्युष ने सल्फर चूड़ को स्पैचुला पर लेकर उसे गर्म किया, चित्र के अनुसार प्रणाली में उसे उल्टा लटका दिया तो उत्सर्जित करके गैस निकाला था, ठीक है। गैस की क्रिया क्या होगी, सूखे लिटमस पत्र पर क्या होगी, आई लिटमस पत्र पर ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो जो सूखा लिटमस पत्र होता है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जो यहाँ पर आई लिटमस पत्र होता है इस पर प्रभाव पड़ता है। ये नीले रंग के आर्द्र लिटमस पत्र का रंग बदल जाता है ना।
जो लिटमस पत्र होता है नीला होता है, इसका रंग बदल कर कैसा हो जाता है, लिटमस जो होता है इसका रंग बदल कर नीला हो जाता है। नेक्स्ट बी वाले पे चलते हैं। इसके लिए रासायनिक समीकरण जो होता है सल्फर प्लस O2 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है ना। इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो बताया गया है, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। तो एक तो हो जाएगा उसको ये सदलेपन, मतलब कि उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है ना, पतली लोहे पर पतली जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उसी को ये सदलेपन बोलते हैं। या तो इसको ग्रीज लगाकर या पेंटिंग के द्वारा इसकी वस्तुओं को पेंट कर देते हैं। इसकी सतह पर वायु या आर्द्रता सीधे संपर्क में नहीं आती है, जिसकी वजह से इसको हम जंग से बचा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे दो हमने देख लिया कि इसको क्या, ये क्या है, इसके सबके उदाहरण है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 11वें वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है। तो अधातु ऑक्साइड बनाती है, सिंपल सी बात है। कैसी बनाती है, अधातु ऑक्साइड बनाती हैं जो कि अम्लीय होती हैं। कैसी होती है, अम्लीय होती है ना। अधातु ऑक्साइड कैसी होती है, अम्लीय होती हैं। जो अधिकतर अधातु ऑक्साइड होती है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होता है कि जो अधातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उदासीन ऑक्साइड भी बना लेती हैं। जिसमें कि यदि हम लोग बात करेंगे अम्लीय ऑक्साइड के बारे में, तो SO2 CO2 NO2 ये सब क्या है, तो ये सब अम्लीय ऑक्साइड हैं। लेकिन उदासीन ऑक्साइड के बारे में बात करें तो H2 CO ये सब क्या है, अम्लीय क्या है, ये सब उदासीन ऑक्साइड है। तो इस तरीके से हमने 11वें क्वेश्चन को भी एकदम विधिवत से एकदम हमने अच्छे ढंग से इसको हमने पूर्ण कर लिया है। तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चले और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करें। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ पे 12वां क्वेश्चन है कि कारण बताना है हम लोगों को। कारण, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो ये जो तीनों धातुएं होती हैं, इन धातुओं जो होती है ये सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे पाई जाती है। यही कारण है कि ये बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं, ये अभिक्रियाशील नहीं होती हैं। ये किसी वायुमंडल में किसी गैस से अभिक्रिया नहीं करती है, जिसके कारण इनके आभूषण बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यदि आप बात करेंगे लोहे के, तो लोहे से क्यों आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं, तो ये जब वायु से संपर्क में आता है, नमी के संपर्क में, आर्द्रता के संपर्क में आता है, तो ये संक्षारित होने लगता है, जिसकी वजह से यदि हम इसका बनाएंगे तो हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से हम लोग लोहे का क्या नहीं बनाते हैं, आभूषण नहीं बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बी वाले पे देखेंगे कि सोडियम पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जा सकता है। तो इसको भी हमने एक अच्छे ढंग से इसका आंसर बताया था, पहले ही 2-3 क्वेश्चन के बाद इसका आया था, ठीक है। तो इसको बताया था, फिर भी बता देते हैं। तो जो सोडियम पोटेशियम और लिथियम होते हैं, ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। ये सक्रियता श्रेणी में एकदम ऊपर पाई जाती हैं। ये सक्रियता श्रेणी में एकदम ऊपर पाई जाती हैं। कौन कौन, सोडियम और पोटेशियम और क्या था, लिथियम, जिसको हम लोग लिनाक भी बोल सकते हैं ना, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा लिनाक। तो यहाँ पे जो ये सब धातुएं होती है, ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती है, जिसका हम लोग क्या करते हैं, यदि हम लोग इसका यूज करते हैं तो ये ऑक्सीजन से और जल से अभिक्रिया कर कर आग उत्पन्न करती हैं। तो इस आग को रोकने के लिए इसको तेल में अंदर संग्रहित किया जा सकता है, केरोसिन के अंदर संग्रहित किया जाता है। एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग बनाने वाले बर्तन में किया जा सकता है। तो एल्युमिनियम जो होता है ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम, ठीक है, Al2O3 बना लेता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। जिसका कारण ये होता है कि जब इस पर ऑक्सीजन की परत जब इस पर चढ़ जाती है, ठीक है, जब इस पर ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है तो ये हानिकारक नहीं होता है, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाती है जो कि एल्युमिनियम की सतहों को संचारित होने से बचाता है, जिससे कि खाद्य पदार्थ खराब होने से बचता है। अब जो चौथा वाला क्वेश्चन यहाँ पे था, ठीक है, चौथा वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चौथा वाला क्वेश्चन, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट सल्फाइड एस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, इसका उत्तर बताना है ना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड वाला उत्तर था इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सोना चांदी और प्लेटिनम था, इसका आभूषण बनाने के लिए, क्योंकि ये इन सभी से क्या होता है, संचारित नहीं होता है
और इसकी धात्विक चमक लंबे समय तक रहती है। साथ ही ये सर्वोत्तम आघातवर्धक और तन्य धातुएं होती है। ये इसका मुख्य कारण हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बी वाले पे। तो यहाँ पे जो सोडियम और पोटेशियम लिथियम होता है, ये तेज़ी से खुले में रहने से अभिक्रिया कर लेती है, आग पकड़ लेती है। इन्हें सुरक्षित रखने के लिए अचानक आग को रोकने के लिए केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इससे बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप लोग रट जाइए ना, रट जाइए। तो यहाँ पे ये एक ऊष्माक्षेपी विक्रिया होती है, इसमें हाइड्रोजन जो H2 होता है ये जलने लगते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो यहाँ पे सी वाला क्वेश्चन देखेंगे, सी वाले क्वेश्चन तो हमने देख लिया। अब 4D वाला देखते हैं। तो डी वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे जो डी वाला क्वेश्चन है, किसी धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में उसके ऑक्साइडों से प्राप्त करना अधिक आसान होता है ना। जो सल्फाइड होते हैं ये कार्बोनेट की तुलना में ऑक्साइडों से अधिक जो होता है उसे प्राप्त करना अधिक आसान होता है, और इसलिए निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो 13 वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 13वें वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर जो 13वां वाला क्वेश्चन है, इसमें ये बताया गया है कि आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं, क्यों अच्छे होते हैं ना। तो तांबे के ऊपर आर्द्र वायु तथा तांबे के ऊपर, ठीक है, तांबे के ऊपर क्या होता है, तांबे के ऊपर जो होता है आर्द्र वायु CO2 के कारण एक कार्बोनेट की हरी परत चढ़ जाती है ना। किसके ऊपर, तांबे के ऊपर हरी परत एक चढ़ जाती है जो क्षारकी प्रकृति की होती है। इसलिए जब नींबू या इमली रस से इसे साफ करते हैं तो इसमें मौजूद क्षारक अम्लों को उदासीन कर देता है और बर्तन क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। ये क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। ये इसका मुख्य कारण है कि हम लोग तांबे के मलिन बर्तन को नींबू तथा इमली के रस से साफ करते हुए हमने देखा है ना। क्यों, तो ये जो होता है इसकी क्षारीय प्रकृति होती है। यदि हम लोग नींबू से साफ करेंगे या इमली तो इसमें अम्ल पाया जाता है जो इसको उदासीन कर देता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु विभेद मतलब कि अंतर। तो इसको हमने उस वाले वीडियो में भी बताया था ना। तो फिर से यहाँ पे एक बार करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर बताना है ना, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। तो धातु जो होते हैं ये क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन जो अधातुएं होती है ये कैसे बनाती है, अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती है। ये अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। एक बार फिर से हम लोग इसको देखते हैं। तो जो धातुएं होती हैं ये क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन जो अधातुएं होती है ये अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। तो जो नेक्स्ट वाला है, धातु तनु HCl या तनु H2SO4 से अभिक्रिया जब करती है तो यह हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, क्योंकि ये हाइड्रोजन को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। अब जब जो धातु होता है ये हमेशा HCl या तो H2SO4 से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ऐसा हमने आपको 4-5 बार या ज़्यादा बार बता दिया होगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं धातु में। तो धातु HCl और तनु H2SO4 से अभिक्रिया जब करता है तो इन दोनों से अभिक्रिया ही नहीं कर पाता है ये, ठीक है। ये जो होता है इन दोनों से अभिक्रिया ही नहीं कर पाता है, इन दोनों से अभिक्रिया नहीं कर पाता है, जिसके कारण हाइड्रोजन भी विस्थापित नहीं होता है। तो इसका जो मुख्य रीजन हो जाएगा कि हाइड्रोजन इसमें विस्थापित होता है, इसमें हाइड्रोजन विस्थापित नहीं होता है, क्योंकि इसमें अभिक्रिया ही नहीं होता है। धातुएं अपचायक होती हैं, अधातुएं उपचायक होती हैं। धातुएं क्या होती है, अपचायक होती हैं, और जो अधातुएं होती हैं ये उपचायक होती हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर पॉजिटिव चार्ज बनाती हैं। जो धातुएं होती है ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बनाती हैं, पॉजिटिव चार्ज बनाती है। लेकिन जो अधातुएं होती है ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाती हैं, जिसको हम लोग नेगेटिव आयन भी बोलते हैं। 5वें वाले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। तो धातुएं जल के साथ हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। अधातुएं जल के और भाप के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती, तो हाइड्रोजन को विस्थापित कहाँ से करेंगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं।
अब जो सभी धातुएं हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्राइड नहीं बनाती, केवल सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम क्रियाशील तत्व बनाती हैं। इसमें सभी जो धातुएं होती है हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्राइड्स बनाती हैं। तो इस तरीके से हमने धातु और अधातु के बारे में बेसिक अंतरों के बारे में देख लिया है। तो इन सभी का आप एक नोट्स बनाइए, बेहद ही सरल यहाँ पे नोट्स है, तो इसका आप लोग नोट्स बना के याद कर लीजिएगा। एक एक लाइन का है, बहुत ही सरल है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 15वें वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा कर ढोंग रचाता है। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला ने अपने सोने के कंगन को उसे दे देती है, जिसे वह विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उसका अत्यंत वजन जो होता है कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है, लेकिन तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। तो एक आप जासूस के रूप में बताएंगे कि उसने किस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं ना, किस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। तो एक व्यक्ति होता है जो कि जाता है गांव में, तो वो बोलता है कि मैं आपके सोने के आभूषणों को फिर से नया कर दूंगा। तो एक महिला बिना सोचे समझी जाती है और कहती है कि इसको लीजिए, साफ करिए। तो वो देता है, लेकिन उसका जो वजन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो दुखी होती है। और जांच पड़ताल पे पता चलता है कि ऐसा कोई विलयन था जिसकी वजह से उसने इसको ऐसा कर दिया, उसका वजन कम हो गया। तो वह व्यक्ति जो सुनार बनकर जाता है उसके पास एक्वा रेजिया, ठीक है, 3 संबंधी 1 अनुपात में सांद्र HCl और HNO3 होता है, जिसका ताज़ा मिश्रण होता है, जो कि इसमें सोने और चांदी को सोने को गलाने की क्षमता होती है ना, जिसके कारण कंगन चमकने लगता है, लेकिन उसका वजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्वा रेजिया किसे बोलते हैं। तो 3 संबंधी 1 के अनुपात में यदि सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का अम्ल का ताज़ा जो मिश्रण होगा उसे एक्वा रेजिया बोलते हैं। ये एक्वा रेजिया ऐसा होता है जिसके पास अम्ल को गलाने की क्षमता होती है। नेक्स्ट हम लोग 16वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो बताया गया क्वेश्चन कि गर्म जल का टैंक, ठीक है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात लोहे की मिश्र धातु का नहीं। इसका कारण क्या हो सकता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो कॉपर होता है ये ऊष्मा का सुचालक होता है, जबकि इस्पात जो लोहे का एक मिश्र धातु है ये ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होता है। साथ ही कॉपर भाप से अभिक्रिया नहीं कर सकता है, जबकि इस्पात जल के साथ अभिक्रिया करती है और जंग लग जाता है। तो यही कारण है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है। तो यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।